दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे। एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम वापस से अपने पुराने टॉपिक पे आते हैं। श्वसन पढ़ रहे थे। श्वसन के लिए अपनी कुछ बातें हो भी चुकी थी। आधा पोर्शन पढ़ लिया था, आधा पोर्शन अब पढ़ेंगे। उसमें हमने आपको बताया था कि श्वास श्वसन प्रक्रिया कैसे होती है। ठीक है, श्वसन कितने प्रकार के होते हैं, वायवीय और अवायवीय, दो प्रकार बताए थे आपको। और श्वसन के लिए मार्ग बताया था कि श्वसन का जो प्रोसेस होता है किस प्रकार होता है। कुछ पार्ट्स अपन ने पढ़ भी लिए थे उसके, जैसे अपन ने नासा छिद्र पढ़ा था, नशिका वेशम पढ़ा था, आंतरिक नासा छिद्र पढ़ा था, लैरिंगोफेरिंग्स पढ़े थे अपन ने, ग्रसनी पढ़ी थी, लैरिंग्स पढ़ा था, स्वर पट्टियां पढ़ी थी। उसके आगे हम शुरुआत करते हैं। और वहीं अगर हम बात करें तो लैरिंग्स का एक पार्ट था एपिग्लोटिस, जो अपन ने इसको घाटी ढक्कन के नाम से बताया था। और ये जो एपिग्लोटिस था उसके लिए अपन ने कहा था कि जब भोजन प्रोसेस होता है उस समय वायु प्रोसेस को बंद करने का कार्य करता है। ये हमने एपिग्लोटिस तक बात कर ली थी, स्वर पट्टियों की बात हो चुकी थी। अब हम बात करेंगे उसके आगे की, कि आगे क्या होता है। और पुराने पोर्शन को देखने के लिए, पूरे प्रोसेस को देखने के लिए वीडियो के अंतर्गत अपन डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, तो एक बार उसको जरूर देखना और फिर इसको देखना। पूरे को जब आप देखोगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा कि क्या होता है श्वसन। आज हम पर्टिकुलर रूप से इन सब चीजों की बात करेंगे और एक डायग्राम के माध्यम से इनको समझेंगे कि होता क्या है। ठीक है, तो अब समझिएगा, अपने पास में स्वर पट्टियों के बाद में कुछ आता है, तो वो आता है ट्रेकिया। क्या आता है? ट्रेकिया। और ट्रेकिया को अपन श्वास नली कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वास नली। ये जो ट्रेकिया होता है ना, ये अपने पास में देखो एक लंबादार संरचना होती है। क्या होती है? लंबी संरचना होती है। और खासकर इस ट्रेकिया की बात करें तो ये जो होती है सीधी यहां से, ये वाला जो प्रोसेस है आपका ट्रेकिया, यहां पे देखो ग्रसिका के साथ में आती है। ये किसके साथ में आती है? ग्रसिका के साथ में आती है। और इस ट्रेकिया जो होती है इसके अंतर्गत अपने पास में देखो ये छोटे छोटे रिंग रूपी संरचना पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? रिंग रूपी संरचना पाए जाते हैं। और ये जो रिंग रूपी संरचना होती है ना अपने पास में, ये कार्टिलेज से बनी होती है। किससे बनी होती है? कार्टिलेज से बनी होती है, उपास्थियों से बनी होती है। और सबसे बड़ी बात होती है, ये कार्टिलेज जो होती है इसको सपोर्ट तो देती ही देती है, साथ में इसको चिपकने से रोकती है। समझ लो, अगर रिंग हटा देंगे तो ये आपस में चिपकने के कगार पे आ जाती है। और इस चिपकने को दूर करने के लिए हम क्या डालते हैं? यहाँ पे कार्टिलेज डालते हैं, छोटे छोटे रिंग के छल्ले डाल देते हैं। और इन कार्टिलेजों की बात करें तो इनकी संख्या जो होती है अपने पास में 10 से 12 होती है। कितनी होती है? 10 से 12 होती है। समझ गए बात को? देखो, इसके बाद में हम बात करें, ट्रेकिया जो होती है वो नीचे की ओर आती है और दो भागों में पोर्शन बढ़ जाती है। एक इधर चली जाती है, एक इधर चली जाती है। समझ गए बात को? ये जो ट्रेकिया आगे की ओर डिवाइडेशन हो जाती है, फेफड़ों में चली जाती है। अब ये देखो, फेफड़ों में जाने के बाद में, लंग्स में जाने के बाद में एक पोर्शन इधर आ गया, एक पोर्शन इधर आ गया। अर्थात हम ये कह सकते हैं फेफड़ा जो होता है दो भागों में डिवाइड होता है, एक बाया फेफड़ा और एक दाया फेफड़ा। समझ गए बात को? एक तो बाया फेफड़ा और एक क्या हो जाएगा? दाया फेफड़ा। ये अपना कौन सा हो गया? बाया फेफड़ा। ये कौन सा हो गया? दाया फेफड़ा। और ये जब डिवाइडेशन होता है ना, इसको अपन कहते हैं ब्रोंकाई। इसको अपन क्या कहते हैं? ब्रोंकाई कहते हैं, श्वास नलिका कहते हैं। इसको हम प्राथमिक श्वसनिका भी कह सकते हैं। और ये जो ब्रोंकाई होती है ना, ये छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है। किसमें बढ़ जाती है? छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है, ब्रांचेज में बढ़ जाती है। और ये ब्रांचेज में बंटने के बाद में अपने पास में मेन श्वसन प्रोसेस यहां से स्टार्ट हो जाता है। समझ गए बात को? और सबसे बड़ी बात, जैसे अपन ने बात की थी कि यहां पे ट्रेकिया में कार्टिलेज रिंग पाया जाता है, सेम वही कार्टिलेज रिंग अपने पास में किस में पाए जाते हैं? ब्रोंकाई में भी क्या पाए जाते हैं? कार्टिलेज रिंग पाए जाते हैं। समझ गए बात को? अब ये जो कार्टिलेज रिंग है ना अपने पास में, ये किस में है? ब्रोंकाई में। ब्रोंकाई को अपन ने छोटे छोटे शाखाओं में बांट दी। जो प्रोसेस इधर है सेम प्रोसेस इधर आ जाएगा अपने पास में। ठीक है, अब ये जो ब्रोंकाई है अपने पास में, ये छोटे छोटे शाखाओं में बट करके कुछ संरचना बनाती है। ये जो ब्रेंक्यूल्स होते हैं ना अपने पास में, ये मेनली अपने पास में श्वसन में भाग नहीं लेते। देखो, मेनली होता क्या है अपने पास में, जो गैसीय विनिमय प्रोसेस होता है वो रेस्पिरेटरी ट्री में होता है। देखो, ये जो संरचना है अपने पास में किसके समान दिखाई देती है? पेड़ के रूपी संरचना दिखाई देती है। इसलिए अपन इसको क्या कहते हैं? रेस्पिरेटरी ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? रेस्पिरेटरी ट्री कहते हैं। ठीक है, श्वसन वृक्ष रूपी संरचना बन जाती है। खासकर बात ये होती है कि ये जो ब्रेंक्यूल्स होते हैं ना,
इन ब्रैंक्यूल्स में अपने पास में वलय पाए जाते हैं, रिंग पाई जाती है, जबकि इन रेस्पिरेटरी ट्री के अंदर किसी भी प्रकार की रिंग नहीं पाई जाती, वलय नहीं पाई जाती। गैसीय विनिमय के अंतर्गत, गैसीय विनिमय के अंतर्गत गैसेस एक्सचेंज के समय जो भाग लेता है वो कौन लेगा? रेस्पिरेटरी ट्री। जबकि ब्रैंक्यूल्स जो होता है गैसेज एक्सचेंज के अंतर्गत किसी भी प्रकार का भाग नहीं लेता है। समझ गए बात को? अब हम बात करते हैं बेसिकली लंग्स की। देखो फेफड़े के लिए बात करें तो फेफड़ा पाया कहां जाता है? सबसे पहली बात देखो, यहां हम पर्टिकुलरली लंग्स लिख रहे हैं और देखो बहुत बार लंग्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछता है अपने पास में। तो देखो लंग्स की बात करें तो लंग्स के लिए हम बात करें पाया कहां जाता है, तो देखो सबसे बड़ी बात करें, लंग्स जो होता है अपने पास में पाया जाता है वक्ष गुहा। ठीक है, ये जो अपने पास में सेंटर पॉइंट होता है ना, यहां वक्ष गुहा के अंदर पाया जाता है, इसे हम क्या कहते हैं? वक्ष कहते हैं। और ये जो थोरेकिक पार्ट होता है ना, इसी में अपने पास में क्या पाया जाता है? लंग्स पाया जाता है। या मैं ये कह दूं कि लंग्स जो है वो अपने पास में पसलियों के अंदर, किसके अंदर? पक्षियों पसलियों के अंदर, रिब्स के अंदर, या मैं कह दूं हृदय के चारों ओर पाया जाता है। हार्ट के चारों ओर क्या पाया जाता है? लंग्स पाया जाता है। समझ गए बात को? इसके अलावा हम बात करें, ये जो लंग्स होता है ये पर्टिकुलरली अपने पास में दोहरे आवरण के द्वारा, डबल कैप्सूल्स के द्वारा बना होता है। देखो ये डबल कैप्सूल आ गया अपना। समझ गए बात को? अब इस डबल कैप्सूल कह दिया अपन ने, लंग्स कितनी झिल्लियों से मिलकर बनेगा? 2 झिल्ली, अर्थात इसके चारों तरफ कितना आवरण पाया जा रहा है? 2 आवरण। ये जो 2 झिल्ली है इनको हम देखो, एक को हम विसरल कहते हैं, दूसरी को हम क्या कहते हैं? पैराइटल। एक को क्या कह दिया मैंने? विसरल, और दूसरी को मैंने क्या कहा? पैराइटल। समझ गई बात को? अब देखो यहां पे मैंने मार्क लगा रखा है, ये अंदर की तरफ आ रहा है, ये कहां आ रहा है? बाहर की तरफ। तो अपन कह सकते हैं विसरल जो है वो अपने पास में कौन सी झिल्ली बनाता है? आंतरिक यानी अंदर वाली झिल्ली। पैराइटल कहां है? बाहर की तरफ। तो अपन इसके लिए क्या लिख सकते हैं? बाह्य झिल्ली बनाता है। समझ गए बात को? अब देखो यहां आप देखोगे ये बाहरी हो गई, ये आंतरिक हो गई, इसके बीच में खाली स्थान आ रहा है। इस खाली स्थान को अपन क्या कहेंगे? प्लूरल कैविटी। क्या कहेंगे? प्लूरल कैविटी। देखो इन दोनों के बीच का भाग, इन दोनों के बीच का भाग क्या कह रहेगा? प्लूरल कैविटी कहलाएगा। समझे? अर्थात फुफ्फुस के चारों तरफ जो आवरण पाया जा रहा है उसे अपन फुफ्फुसा आवरण कहते हैं, या प्लूरल मेम्ब्रेन के द्वारा कह सकते हैं अपने पास। अब ये जो प्लूरल कैविटी है ना, इसके अंदर एक लिक्विड भरा होता है। क्या भरा होगा? लिक्विड। ये छोटा छोटा द्रव भरा होगा इसके अंदर, जली द्रव होगा। अब उसे हम क्या कहेंगे? देखो प्लूरल कैविटी कहते हैं, प्लूरल कैविटी के अंदर है तो अपन इसको क्या कह देंगे? प्लूरल लिक्विड कह देंगे। जो द्रव भरा होगा उसे अपन क्या कहेंगे? प्लूरल फ्लूइड कह देंगे। प्लूरल फ्लूइड रहा अपने पास में। समझ गए बात? ये जो प्लूरल फ्लूइड है ना, ये यहां पे बहुत काम करता है। ये प्लूरल फ्लूइड जो होता है, सबसे बड़ी बात करें, लंग्स को घर्षण से बचाता है, किसी भी प्रकार का घर्षण यहां नहीं होने देता है। दूसरा, बाहरी आघातों से बचाता है, अर्थात कोई चोट लग जाती है अपने पास में, बाहरी आघात अगर कुछ होता है तो बचाने का काम किसका है? इनका है। ठीक है, इसके अलावा अपन बाहरी आघातों के अलावा भी अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं ये चिपकने से बचाता है। किससे बचाता है? चिपकने से बचाता है। अर्थात दोनों झिल्लियां जो है आपस में चिपक ना जाए, चलता रहे प्रोसेस, इसलिए ये आपस में चिपकने नहीं देता। लिक्विड जो है वो इनको रोक देता है, इसको इधर इसको इधर, बीच में खुद खड़ा हो जाता है। ना तो इसको इधर आने देता है ना इसको इधर आने देता है, बीच में रहता है, दोनों को दूर दूर करके रखता है, झगड़ा नहीं होने देता। झगड़ा हो जाएगा, चिपक जाएगा बेचारा। अभी जब चिपकेगा तो सीधी सी बात है, फेफड़े का नष्ट होने का खतरा रहेगा, भारी आघातों से बचा नहीं पाएगा, घर्षण नहीं बचा पाएगा अपने पास। इसलिए चिपकने से बचाने का काम कौन करता है? प्लूरल फ्लूइड करता है। समझ गई बात को? अब दूसरी चीज और बताए, ये जो प्लूरल फ्लूइड होता है ना, ये द्रव का संग्रहण करता है, इकट्ठा करता है। और जब द्रव इकट्ठा हो जाता है उसे अपन कहते हैं प्लूरिसिटी। द्रव का इकट्ठा, प्लूरल लिक्विड के अंदर अगर द्रव भर रहा है तो उसे अपन क्या कह देंगे? प्लूरिसिटी कह देंगे। क्या कह देंगे? प्लूरिसिटी कह देंगे। समझ गए बात को? इसके अलावा हम बात करें
फेफड़ा जो होता है, ये जो फेफड़ा है अपने पास में, ये कैसा होता है? कोमल। कैसा होता है? कोमल, बिल्कुल कोमल, सॉफ्ट होता है, आसानी से यूं निचोड़ सकते, स्पंजी होता है, स्पंज के समान होता है, ऐसे आराम से यूं फुसफुस कर सकते हैं इसको हम, है ना। तो क्या कहते हैं अपने? स्पंजी होता है। एक और बात करें, देखो ये जो फेफड़ा होता है ना, ये गुलाबी रंग का होता है। कौन से रंग का होता है? गुलाबी रंग का। जब फेफड़े का फॉर्मेशन होता है तो फेफड़ा जो होता है गुलाबी रंग का होता है, लेकिन इस वातावरण के अंतर्गत इतना पोल्यूशन हो चुका है तो कई प्रकार का धुआं, केमिकल्स शरीर के अंदर जाता रहता है, और जब अपन श्वसन के साथ में उस केमिकल्स को, उस धुएं को, या कोई भी मटेरियल अपन गंदगी वाला अगर लेते हैं ना, जैसे धूम्रपान करने वाले इंसानों की बात करें तो धुआं लेते हैं तो जाता है, तो शरीर के अंदर क्या होता जाता है? जमा होता जाता है। और ये जो गुलाबी रंग है ना, कब काला हो जाता है पता ही नहीं चलता। समझ रहे हो बात को? तो ये किसका हो गया अपने पास में? फेफड़े की बात हो गई। और अगर बात करें तो ये जो फेफड़ा होता है ना, दो भागों में, एक होता है दाया, एक होता है दाया फेफड़ा, एक होता है बाया फेफड़ा। दाएं फेफड़े और बाएं फेफड़े में फर्क है। तो पहले तो बात करें, दाया फेफड़ा जो होता है ना, बाएं फेफड़े से चौड़ा होता है। कैसा होता है? चौड़ा। ये कैसा होगा? सकरा। किससे? दाएं से। पहली बात तो दाया फेफड़ा 3 लोब से बनेगा, 1 लोब, 2 लोब, 3 लोब, 3 पिंड हो गए। बाया 2 से, 1 और 1 2। इनका डिवाइडेशन करें तो ये जो बाया का ऊपरी पार्ट होगा ना अपने पास में, जो ऊपरी भाग होगा, उसको अपन कहते हैं सुपीरियर। क्या कहेंगे भाई? बाएं के ऊपरी पार्ट को, ऊपरी पार्ट क्या कहलाएगा? सुपीरियर। उसी प्रकार अगर निचले पार्ट की बात करें तो उसे अपन कह देंगे इंफीरियर। क्या कहेंगे? इंफीरियर। समझ गए बात को? इसी प्रकार और अगर डिवाइडेशन की बात करें, अगर दाएं में बात करें तो यहां तो 2 का हो गया, दाएं में तो 3 है। इसको कैसे देंगे? तो ये जो दाया है इसके अंदर ऊपर वाला सुपीरियर, ठीक है, बीच वाला और नीचे वाला ये कौन सा हो जाएगा? इंफीरियर। तो इस प्रकार अपन क्या कर सकते हैं? फेफड़े को भी डिवाइडेशन कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें यहां पे, इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये कहां स्थित था? वक्ष गुहा में। कहां स्थित था? वक्ष गुहा में। और अगर इस वक्ष गुहा की हम बात करें तो इस वक्ष गुहा के अंतर्गत पसलियां आ जाती है, फेफड़ा इकट्ठा हो जाता है, हट हो जाता है, और ये सारी संरचना जो होती है जाल के समान संरचना बना लेती है। किसके समान? एक जाल के समान संरचना बनाते हैं। और ये जो जाल होती है ना, ये 4 पोर्शन में बढ़ते हैं। देखो वक्ष गुहा जो होती है जाल रूपा संरचना, और ये जालिका रूपी संरचना जो है, देखो एक में होगा कशेरुक दंड, एक पोर्शन क्या होगा? कशेरुक दंड का, ठीक है। दूसरा अपन दे सकते हैं यहां पे पसलियां, तीसरा उरोस्ती। क्या देंगे? उरोस्ती। तीसरा, चौथा क्या देंगे? तनुपट। समझ गए बात को? अब देखो ये सारा प्रोसेस हो गया, हमने एक एक चीज की बात कर ली। फेफड़े का अपर पार्ट को हम क्या कहेंगे? अपेक्स। नीचे पार्ट को क्या कहेंगे? बेस। ऊपर वाला सिरा अपेक्स, नीचे वाला बेस, क्योंकि आधार को हम क्या करें? बेस से। ऊपर वाले को हम क्या करें? एपेक्स। शीर्ष भाग इसलिए अपेक्स कह दिए उसको। समझ गए? अब देखो यहां पे इतना पोर्शन हो गया। अब बात करें कि यहां पर मेनली देखो काम डायफ्राम, यहां पे मेन काम कौन कर रहा है? डायफ्राम कर रहा है। डायफ्राम क्यों करता है? उसका रीजन ये होता है कि जब हम श्वास लेते हैं, देखो 2 प्रकार की प्रोसेस होती है, एक उच्च श्वसन होता है, एक निय श्वसन होता है, एक इंस्पायरेशन होता है, एक्सपायरेशन होता है। फर्क क्या है दोनों में? श्वास लेने की जो प्रक्रिया होती है, जब हम श्वास अंदर लेते हैं, वायु को ग्रहण करते हैं, O2 को लेते हैं, तो वो जो जा रही है अंदर उसको हम क्या कहेंगे? अंतः श्वसन, ठीक है। उसे अपन क्या कह देंगे? उच्च श्वसन, इंस्पायरेशन कहते हैं। इसका मतलब अंदर जाना, शरीर के अंदर जा रही है तो उसे हम क्या कहेंगे? इंस्पायरेशन। तो जब हम श्वास लेते हैं तो अपने फेफड़ों का आयतन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अब जब फेफड़ों का आयतन बढ़ता है ना, तो उसको बाहर निकालने के लिए फोर्स करना होता है, और वो फोर्स करने का काम कौन करता है? डायफ्राम। कौन करेगा? डायफ्राम। हमने श्वास ली और श्वास लेने के बाद में नीचे से फिर फोर्स होगा, झटका देगा, झटके से हम वापस से उसको क्या कर देंगे? बाहर कर देंगे। तो इनका मतलब अंदर। समझ गए बात को? तो श्वास अंदर लेने की प्रोसेस तो क्या कहलाएगा? इंस्पायरेशन।
एक्सपायरेशन की बात करें तो अपने पास में जब हम श्वास की बात करें, बाहर छोड़ने की बात करें, तो O2 लेने की प्रोसेस तो इंस्पायरेशन और CO2 को छोड़ने की प्रोसेस एक्सपायरेशन। जब हमने लिया तो अपने पास में फेफड़ों का आयतन बढ़ गया, और जब हमने बाहर छोड़ा तो फेफड़ों का आयतन क्या हो गया, कम। समझ गए बात को? तो जब हम लेंगे फेफड़ा फूलेगा, नीचे की तरफ जाएगा, डायफ्राम क्या करेगा, फोर्स करेगा। जैसे ही फोर्स करेगा CO2 को क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे। समझ गए बात को? अब देखो बात ये होती है, अगर स्वस्थ व्यक्ति की बात करें तो स्वस्थ व्यक्ति के अंतर्गत अपने पास में जो श्वास ले रहे हैं, अपने पास में डायफ्राम वर्क कर रहा है। जैसे श्वास लिया, ठीक है, आयतन बढ़ा, डायफ्राम ने फोर्स किया, धक्का दिया, बाहर निकाल दिया। समझ गए बात को? लेकिन बात करें अगर प्रेग्नेंट लेडी की बात करें, ठीक है, प्रेग्नेंट लेडी की बात करें तो वहां पर कौन, क्योंकि जब अपने पास पेट का आकार बढ़ जाता है तो उस समय डायफ्राम काम करना बंद कर देता है, लेकिन श्वसन प्रोसेस तो तब भी होता है। तो डायफ्राम की जगह कौन लेता है, तो डायफ्राम की जगह जो लेता है रिब्स ले लेती है, पसलियां ले लेती है, क्योंकि फेफड़ों के चारों तरफ क्या पाई जाती है, पसलियों का आवरण पाया जाता है। ठीक है, और वो पसलियों का जो आवरण होता है वो उस समय श्वसन में मदद करता है। फेफड़ा फूलेगा, अब फूलेगा तो सीधी सी बात है पसलियों के पास है, पसलियों से वापस से CO2 किधर आ जाएगा, नीचे की तरफ CO2 क्या करते हैं, बाहर कर देते। उस समय श्वसन प्रोसेस जो होती है कम हो जाती है। अगर अपन देखो दाएं फेफड़े और बाएं फेफड़े के वेट की बात करें कि उन दोनों में कितना फर्क है, तो ये देखो ये दाया फेफड़ा था तो इसका वेट होता है 575 ग्राम। कितना होता है, 575 ग्राम। दाएं फेफड़े का भार कितना होगा, 575 ग्राम। और वहीं अगर मैं दाएं फेफड़े की बात करूं, बाएं का कितना हो गया 575, वहीं दाएं की कितना हो जाएगा 625 ग्राम। बाएं फेफड़े का वेट 575 ग्राम, दाएं फेफड़े का वेट 625 ग्राम हो जाएगा। समझ गए बात को? तो इस प्रकार से अपन एक लंग्स की कंप्लीट बातें कर सकते हैं। अब देखो श्वसन के नियमन की बात करें या श्वसन के नियंत्रण की बात करें, तो श्वसन का जो नियंत्रण है वो प्रमस्तिष्क के द्वारा होता है। प्रमस्तिष्क में मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है जिसके द्वारा श्वसन का नियंत्रण होता है। क्योंकि श्वसन जो होती है एक अनैच्छिक प्रक्रिया होती है जिसका अपनी इच्छा शक्ति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन हम चाहें तो उसको कुछ समय के लिए ऐच्छिक बना सकते हैं। कुछ समय के लिए, ऐसे नहीं पूरा लंबा प्रोसेस उसको ऐच्छिक बना दे। अगर आप पूरा लंबा समय ऐच्छिक बनाने पे आ जाओगे तो सीधी सी बात है आप खुद ऐच्छिक में आ जाओगे, अर्थात मृत्यु हो सकती है, श्वास रोकोगे, मर जाओगे बेचारे। लेकिन हम चाहे तो उसको कुछ समय के लिए बना सकते हैं। ठीक है, वैसे कौन सी प्रोसेस होती है, अनैच्छिक प्रोसेस होती है। अब उसका जो नियंत्रण है ना वो कौन कर रहा है, मेडुला ओब्लोंगेटा कर रहा है। हम ऐच्छिक कब तक बना सकते हो, तो सभी के अंदर एक अलग अलग टाइम पीरियड होता है, लेकिन हम श्वास रोकने की जो प्रोसेस होता है वो 30 से 90 सेकंड तक हम रोक सकते हैं। 30 से 90 सेकंड तक हम एक श्वास रोक सकते हैं। ठीक है, तो अब इस प्रकार अपन क्या कर सकते हैं, उसको ऐच्छिक भी बना सकते हैं। इसलिए ठीक है, दूसरी ओर बात करें अपने पास में यहाँ पे श्वसन के लिए, तो श्वसन के अंतर्गत देखो क्या होता है, फेफड़ों और उत्तकों के बीच में गैसों का आदान प्रदान होता है। कहां तक होता है, फेफड़ों व उत्तकों के बीच में गैसों का आदान प्रदान होता है। किसने बताया था, लैडविंग ने बताया। किसने बताया था, लैडविंग ने बताया था। गैसीय विनिमय जो प्रोसेस होता है फुफ्फुस और उत्तक, क्योंकि हार्ट तो एक मिडवेटर है, हार्ट तो क्या है, एक मिडवेटर भेजने का काम कर रहा है। और लंग्स और हार्ट, लंग्स और हार्ट दोनों की क्या है, एक दोस्ती। अगर हार्ट लंग्स को ब्लड नहीं भेजेगा तो वो क्या करेगा, वो किसको पंप करेगा, समझ रहे हो बात को। और अगर हार्ट जो है फुफ्फुस को अशुद्ध रक्त नहीं देगा, समझ रहे हो बात को, ठीक है, तो वो शुद्ध किसको करेगा। तो इन दोनों का आपस में क्या एक समझौता है, बना हुआ है। समझ गए बात को। इसके अलावा देखो और बात करें, ये जो फेफड़े होते हैं ना इनमें कई प्रकार के रोग भी हो जाते हैं। इनमें सबसे अगर फेमस कोई है तो वो फुफ्फुस कैंसर है, लंग्स कैंसर है। और अगर बात करें लंग्स कैंसर की तो लगभग 1.67 मिलियन मौतें प्रतिवर्ष हो जाती है। अस्थमा की बात करें तो 300 मिलियन प्लस मौतें हो जाती हैं। अब देखो इनमें होता है इन्फेक्शन, मेन जो होता है इन्फेक्शन। देखो और अब देखो श्वसन इन्फेक्शन की बात करें, कैसे पता चले कि श्वसन इन्फेक्शन, तो उसके सामान्य लक्षणों की अगर अपन बात करें तो देखो सीने में दर्द होना, पहली बात तो सीने में दर्द होगा। दूसरी बात गले में दर्द होना। इसके अलावा खांसी के साथ बलगम आना और बलगम में ब्लड की मात्रा होना। ठीक है,
इसके अलावा बात करें मांसपेशियों में दर्द होना, ठीक है, काम करना, सामान्य अपनी काम करने की क्षमता है उसके बावजूद भी अपन जल्दी थकान हो रही है, सांस फूल रहा है, तो सीधी सी बात है लंग्स इन्फेक्शन है, समझ गए। अब देखो इसको ठीक भी कर सकते हैं घरेलू उपायों के द्वारा, ठीक है। इसके अंतर्गत अपन ले सकते हैं साबुत अनाज खा सकते हैं, सेव खा सकते हैं, पपीता खा सकते हैं, संतरा खा सकते हैं, कीवी खा सकते हैं, हरी सब्जियां खा सकते हैं, नींबू ले सकते हैं। ये अपने पास में विटामिनी प्रोटीन सोर्स होते हैं, समझ गए बात। और सबसे ज्यादा लंग्स के लिए जो बेनिफिशियल चीज है वो है सेव, ठीक है। इसके अलावा अपन घरेलू उपाय भी कर सकते हैं, जैसे आप सबसे पहली बात तो ज्यादा से ज्यादा पानी पियो। देखो ज्यादा से ज्यादा पानी पियोगे तो बलगम क्या होगा, पतला होगा, ठीक है। तो एक तो फिर श्वास लेने में ज्यादा समस्या नहीं आएगी। इसके अलावा नमक के गरारे कर सकते हो गर्म पानी के साथ में। और सबसे बढ़िया उपाय अगर अपन बात करें पेय पदार्थों के रूप में, नींबू और अदरक या नींबू प्लस शहद, इसकी चाय बनाकर भी आप पी सकते हो, जिससे आसानी से इसमें हमें बेनिफिट मिल सकता है इन्फेक्शन के दौरान, ठीक है। आज के लिए इतना ही। इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए।